हाय गाइस। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स चल रहा था, आप लोगों का प्रॉब्लम्स थर्ड क्लास था वो, जिसमें हम लोग 70 से आगे बढ़े थे, 87 तक पढ़ाए थे। आज 88 से स्टार्ट करेंगे, 87 से आगे 88 नंबर क्वेश्चंस के लिए ये कुछ बात लिखा हुआ है, देख लीजिए। जैसे कहता है कि 10 mm का मतलब मिलीमीटर, 10 mm बराबर 1 cm, 10 cm बराबर 1 dm। देखिए ये डेसी, स्मॉल डी है इसलिए डेसी। 10 dm बराबर 1 मीटर, 10 m बराबर 1 dm फिर आ गया, अर्थात कैपिटल डी है, डेका मीटर कहेंगे इसको। 10 dm 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, अर्थात सबसे छोटा यूनिट सबसे बड़ा यूनिट। अब नीचे से अगर हम मान लीजिए बड़ा यूनिट से अगर छोटा यूनिट में जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और छोटा यूनिट से अगर बड़े यूनिट में आएंगे तो डिवाइड करना है। याद रहे इस चीज, ठीक हो। अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग 88 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। 88 है, इसको मिटाना होगा हमको। इससे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को क्लास, वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर जो बनता है आप करिए, इससे आपको कुछ नहीं जा रहा है। हाँ, मेरा थोड़ा सा फायदा जल्दी होगा, इसलिए आप लोगों को कहते हैं सब्सक्राइब करना ना भूले। 88 क्वेश्चंस में कहता है किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵। देख लीजिए, कहता है 88 में 1:4 × 10⁵। आपको पहले ही बोले थे कि रेशियो का मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट द सेम टाइप और सेम क्लास, अर्थात द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म के साथ साथ सेम टाइप और सेम क्लास भी होना चाहिए। और पहले ही क्लास में बोले थे कि कभी भी जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो उसमें यूनिट को शो नहीं किया जाता है, क्योंकि यूनिट ही सबसे पहले कटता है, क्योंकि सेम यूनिट होता है। इसीलिए यहां पर देख लीजिए यूनिट नहीं लिखा हुआ है, 1:4 × 10⁵ लिखा हुआ है। अर्थात जब यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चंस में कि पैमाना, स्केल, अर्थात आप लोग देखते हुए कोई भी मैप उठा के देखिए, भारत का, बिहार का, वर्ल्ड का, एक नीचे इस टाइप के लाइन बना रहता है। देखते हुएगा आप लोग, हमेशा देखना भी चाहिए, नहीं अगर देखें तो देख लीजिएगा मैप, मोबाइल में भी सर्च कर लीजिएगा किसी का भी मैप, इस तरह से लिख करके लिखा रहता है स्केल, और स्केल लिख करके कुछ डिनोट किया रहता है। अर्थात अगर मान लीजिए, अगर आपसे कहें कि मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच की दूरी जो भी है उसको एक ग्राफ बना करके दिखलाइए, एक पेज पर बना के दिखलाइए, संभव नहीं है। तब आप क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं और मान लीजिए दिया हुआ है मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच की दूरी 50 किलोमीटर, तो आप क्या करते हैं, स्केल में 5 सेंटीमीटर नाप करके, ये 5 सेंटीमीटर हुआ, ये हो गया मुजफ्फरपुर, ये हो गया हाजीपुर। तब आप लिखते हैं क्या, 1 cm बराबर 10 किलोमीटर, तब तो 5 सेंटीमीटर 50। लेकिन यहां तो मानना पड़ेगा, लेकिन जब कुछ नहीं दिया हुआ है, अब देखिए 10 किलोमीटर लिखा हुआ है, और नहीं तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए 1:10 इंटू, देखिए किलोमीटर है यहाँ पर, किलोमीटर था नीचे, अर्थात 1 किलोमीटर को जब आप लोग जाइएगा सेंटीमीटर में तो 5 घर चलना पड़ेगा, करके देख लीजिएगा जो लिखे हुए थे। तो इसलिए 1 किलोमीटर की जगह पर हम लोग 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। अर्थात यह क्या शो किया कि अगर स्केल में 1 सेंटीमीटर तो रियल में 10 × 10⁵ सेंटीमीटर। इसलिए यहां हम कहेंगे स्केल पैमाने पर अगर 1 सेंटीमीटर तो रियल में कितना, 4 × 10⁵ सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर तो इसको किलोमीटर में कहेंगे। लेकिन यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर सेंटीमीटर कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है देखिएगा आगे, और स्केल पैमाना भी कह रहा है या तो सेंटीमीटर या इंच होता है। सेंटीमीटर की बात यहाँ पर अब इसमें लिखा हुआ है कि यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी है। अतः इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, 1 सेंटीमीटर बराबर दिया हुआ है 4 × 10⁵। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर ही है,
या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं 4 गुने 10 के पावर 5 और फिर 10 के पावर 5 से भाग करेंगे, यह किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, अर्थात 4 किलोमीटर। अब स्केल पैमाने में 1 सेंटीमीटर का वैल्यू रियल में कितना, तो 4 किलोमीटर, इसलिए 4 सेंटीमीटर कह रहा है। 4 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना, 4 चौका 16 किलोमीटर। इस तरह से आपका ये आंसर जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स हो फिर आप लोग बार बार देख सकते हैं वीडियो। अब क्वेश्चंस मेरे ख्याल से 89 भी प्रॉब्लम्स हो सकती है आप लोगों की, लाइन से प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए हम देखते हैं 89 में कहता है किसी समय पर कहता है 89 में किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई, देखिए बॉय की हाइट जो है 1.4 है और इसकी शैडो जो बनता है वो कितना का बनता है, शैडो बनता है 1.2 मीटर। अब कहता है एज फॉर हाइट, अब कहता है 1.2 मीटर है, इसी समय पर एक भवन की परछाई, एक भवन के बारे में बात कर रहा है। अब भवन की परछाई दिया हुआ है कितना, भवन की परछाई कहता है 5.4 हो, तो ऊंचाई बताइए 5.4। तो भवन के बारे में, ये बॉयज के बारे में था, ये बॉय के बारे में, ये भवन के बारे में। भवन की ऊंचाई कितनी, तो देखिए अगर हम रेशियो की बात करें, पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, हट गया पॉइंट से पॉइंट। अब 2 से काटिएगा तो यहां पर क्या आएगा 7, यहां पर 6। अब 6 के प्लेस पर कितना 5.4, अर्थात एक बराबर हम लोग कह सकते हैं 0.9 तो 7 बराबर कितना कहेंगे हम लोग 9 7 63, अर्थात द हाइट ऑफ द भवन कितना कहेंगे 6.3 मीटर। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 90 में भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। 90 नंबर देखेंगे आप लोग। नब्बे में कहता है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। एक फ्रैक्शन से है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो दिया हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो 3:4। अब क्या कहता है अंश और हर, इसको अंश कहेंगे, हर कहेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। कहता है अंश में 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3, ये मूल भिन्न है, इस 3/4 का कहता है 2/3 हो जाता है। कब, जब हम लोग अंश में से 9 घटाते हैं तब रियल में भिन्न क्या प्राप्त हुआ मेरा, अर्थात 1/2 प्राप्त हुआ, अर्थात 1:2 प्राप्त हुआ। तो बतलाए थे इस केस में कांस्टेंट देखिएगा, आपने अंश में से 9 घटाया, हर में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए हम लोग, कोई घटाव बढ़ाव नहीं किए हैं, इसलिए मेरा हर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ पेज में जो बताए थे। अब जब हर मेरा कांस्टेंट है तो बराबर करने का प्रयास करें, 4 2 कैल्शियम 4 होता है, 4 करने के लिए इसमें 2 से गुना, तो यहां भी 2 से गुना करना होगा। अब देखिए पहले कितना, पहले मेरा न्यूमरेटर 3 था, अब कितना हुआ 2 हुआ, कितना की कमी 1 का, और रियल में कितना का कमी 9 का, तो 1 का वैल्यू 9, तो 3 का वैल्यू 27, 4 का वैल्यू पूछे तो आप लोग आराम से बता सकते हैं, 1 का वैल्यू 9, 4 का वैल्यू 18, 9 चौका 36, लेकिन हमसे अंश पूछा है तो राइट आंसर क्या जाएगा 27। अब एक क्वेश्चन 91 में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। (91) में कहता है कि वह कौन सा भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9
9 का अनुपात है। इसका मतलब ये है कोई यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मालूम कौन सा है ये। इसका जो रेशियो दिया हुआ है किसके साथ दिया हुआ है, 1/27 प्रोपोर्शन 3/11:5/9 यही बोल रहा था। आपको इंट्रोगेशन का वैल्यू निकालना है और मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हैं। बाहर का गुणनफल अंदर के गुणनफल के बराबर होता है, बना लीजिएगा इंट्रोगेशन का वैल्यू। अब एक क्वेश्चन 92 भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो 92 में कुछ है नहीं, खाली समझना है। 92 में कहता है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है, दो में से कोई एक पूछेगा। तो देखिए जब क्लास कभी मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट्स को ज्यादा अगर प्रॉब्लम होती है वीडियो देखने में या वीडियो से नहीं उतना समझ में आता तो क्लास जरूर करें। आफ्टर लॉकडाउन जब भी क्लास शुरू होगी उसमें आप देख सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हमेशा कांट बी डिटरमाइंड ही होता है, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शंस देखना है। कभी कभी ऑप्शंस में कांट बी डिटरमाइंड नहीं रहता है, हमको आंसर मारना ही पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपको, कहते हैं ए बी से अधिक है, ए बी से अधिक आयु का है। अब देखते कहते हैं यदि ए 30 इयर्स का है तो बी का एज क्या हो। अब बताइए इसका आंसर कभी निकाल सकते हैं हम लोग? कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि ए बी से अधिक आयु का है। ए कहता है बी से अधिक आयु का है। ए बी से, एक मिनट, ए बी से, यहां बी लिख दीजिए, ए बी से अधिक आयु का है, अर्थात ए बड़ा है बी से। अगर बी 30 साल का है, 30 साल के बाद जितना भी आता है वो सब ए का आंसर होगा। लेकिन अगर ऑप्शंस में दे जैसे मान लीजिए तो ए का एज क्या होगा, चलिए 20 साल होगा, 22 साल होगा, 25 साल होगा, 29 साल होगा, 31 साल होगा। अब मान लीजिए 5 ऑप्शन है, यहां कांट बी डिटरमाइंड नहीं है। आंसर तो होगा कांट बी डिटरमाइंड होगा, लेकिन यहां ऑप्शन में ये नहीं है, तो मेरी तो मजबूरी है इसको मारना। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिएगा, अब एक ऑप्शन हम ये मिटा देते हैं, अब ये देते हैं और एक डी ऑप्शन देते हैं, नन ऑफ दीज। फिर भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत करके आते हैं, 31 को मार के आएंगे। ये भी मेरा आंसर गलत है। आंसर क्या जाएगा, नन। नन का मतलब यह होता है कि जो आपके पास आंसर आ रहा है वह ऑप्शंस में नहीं है, जिसकी वजह से आपको नन मारना है। तो रियल में इसका आंसर क्या जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि 30 के बाद जो भी डिजिट आएगा 3.1, 3.2, 32, 33, 35, 50 जो भी आए वो सारा एक आंसर हो सकता है। लेकिन यहां पर 31 दिया हुआ है, इसलिए यह देखकर मत मारिए कि 30 से ज्यादा तो ही है 31, नहीं, इसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड होगा। इसलिए ऑप्शंस 31 होते हुए भी नहीं मारेंगे, नन ऑफ दीज मारेंगे। अब एक और चीज बताते हैं, मान लीजिए यहां पर दे दिया पहला ही ऑप्शन सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड। अब इस कंडीशंस में इसको आंसर मारेंगे तो गलत होगा, क्योंकि मेरा आंसर तो हो ही करेगा कांट बी डिटरमाइंड। इसलिए दोनों कभी कभी दिया रहता है तो स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि आप किसको मारे, तो आपको सी एंड डी मारना है इस केस में। अर्थात 92 भी वही कह रहा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। निम्न में से इट मींस दिए हुए ऑप्शंस में कौन नहीं हो सकता है, या बोलेगा कौन हो सकता है दिए हुए ऑप्शंस में, तो इसका भी आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, तो मजबूरी में हमको आंसर मारना पड़ेगा। देखिएगा आप लोग ऑप्शंस मतलब भी समझा देते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 2:1 पहला, बी में दिया हुआ है 3:1,
सी में दिया हुआ है 3:2 और डी में दिया हुआ है 7:5। 1 दर्जन मीन्स 12। तो 12 कहता है शीशा टूट रहा है, तो उसमें जो भी अब रेशियो होगा टूटे या बिना टूटे का, वो क्या नहीं हो सकता है, तो वही नहीं होगा जिसका समेशन 12 को पूरा पूरा न काटे। देखिए 2 1 3 12 को पूरा पूरा काटता है, ये तो होगा ही होगा। 3 1 4 12 को पूरा पूरा काटता है, भी होगा। 3:2 5 अर्थात 3 2 5 12 को पूरा पूरा नहीं काटता है। यही आंसर होने की संभावना है, यही नहीं हो सकता है। और ये भी 12 को काटेगा पूरा पूरा। तो हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन से हो सकता है, हमसे पूछ रहा है कौन नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा आंसर ये सब नहीं जाएगा, ये तो भी करेगा इसलिए नहीं जाएगा, ये भी होगा नहीं जाएगा, ये नहीं हो सकता है, इसलिए मेरा आंसर 3:2 जाएगा। लेकिन अब हम किस बेस पर कह रहे हैं कि कांट बी डिटरमाइंड। मान लीजिए अगर ऑप्शन में दिया रहता है 2:3, क्या ये आंसर नहीं होता? अगर मान लीजिए दिया रहता 3:4, क्या ये आंसर नहीं हो सकता था? अगर 4:3 दिया हुआ है, क्या ये आंसर नहीं हो सकता था? बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, अगर हम लिखे तो बिल्कुल वो आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ 4 ऑप्शंस है, एक फिक्स ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस के थ्रू ही हमको आंसर मारना है, इसलिए हम आंसर इसको 3:2 मार रहे हैं। अदरवाइज अगर कोई पूछे, अगर ऑप्शंस नहीं देता है इन दिस कंडीशंस, वी हैव टू से दैट दिस क्वेश्चंस आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइंड बिकॉज नो एक्स्ट्रा क्लू हैज बीन गिवन। कोई एक्स्ट्रा क्लू नहीं दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 93 भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। 93 देख लीजिए। 93 में कहता है निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? बड़ा छोटा पूछे 93 नंबर, बड़ा छोटा। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 7/15, 15/23, 17/25, 21 29। A, B, C, D कहता है कि चारों दिए हुए जो ऑप्शन है सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। एक चीज बताते हैं, हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए ABC। सबसे पहले आप गैप देखिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, जो भी अगर कंपेयर करने की बात करें तब। तो यहाँ 8 का गैप, यहाँ भी 8 का गैप, यहाँ भी 8 का, यहाँ भी 8 का गैप। जब गैप सेम हो तो जो सबसे ऊपर में बड़ा न्यूमरेटर होता है वो सबसे बड़ा मेरा फ्रैक्शंस होगा। इस केस में सबसे बड़ा आंसर और बड़ा फ्रैक्शंस, सबसे बड़ा रेशियो क्या जाएगा? 21/29 अर्थात आंसर नंबर डी। लेकिन अब क्वेश्चन आपकी बात आती है, अगर नहीं सेम रहा तो, जैसे एक एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन एक 90 आप लोग 7 देखेंगे, 97 जस्ट इसी की तरह एकदम। अब 97 में क्या कहता है देखिएगा। 97 में कहता है 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 5-3, एक में 5-3 है, दूसरा में 2-1, फिर 3-2, 3/2 और फिर 7:4। यहां भी आपसे कहता है किस पात्र में पानी सापेक्ष दूध मात्रा सबसे कम है। कम की बात कर रहा है, रेशियो निकालिए। देखिए अब यहाँ तो गैप सेम नहीं है, देख लीजिए यहाँ आपका 2 का गैप है, यहाँ 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ 3 का गैप है। तब क्या करेंगे हम लोग? ऐसे केस में बड़ा छोटा आप लोग को जब बेसिक पढ़ाएंगे तो उसमें बतलाएंगे, फ्रैक्शंस बहुत दे देता है, उसमें बोलता है सबसे बड़ा फ्रैक्शंस कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शंस कौन सा है, या ये सारे फ्रैक्शंस को अगर असेंडिंग में सजाए या डिसेंडिंग में सजाए तो 3 नंबर पर, 4th नंबर पर, 5th नंबर पर कौन आ सकते हैं। तो ये सब बेसिक क्या चीज है, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान दे देते हैं, इसमें रेशियो भी दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी दो लेकर के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 ले लिए, हमसे छोटा पूछा है, छोटा पूछे बड़ा को उड़ाइएगा, बड़ा पूछे छोटा को उड़ाइएगा। तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, ये बड़ा हुआ, इसलिए इसको हटा दीजिए। ये खत्म हो गया, ये आंसर में हो ही नहीं सकता है। छोटा पूछा है इसलिए हम बड़ा को उड़ा रहे हैं।
अब फिर इसमें और इसमें कंपेयर करते हैं, 5 दूनी 10, तितली का 9। देखिए ये बड़ा हो गया, अब इसके कंपेयर, ये भी नहीं आंसर हो गया। फिर हम इन दोनों में 4 3 आई 12, 7 दूनी 14, ये बड़ा हो गया, ये भी आंसर नहीं। सबसे छोटा कौन सा? 3:2, अर्थात तीसरा पात्र, थर्ड पात्र आंसर जाएगा। इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है थर्ड पात्र, तीसरा पात्र, ये तीसरा पोजीशन पर था, इसलिए तीसरा बर्तन है। तो अगर बड़ा पूछे तो छोटा को उड़ाइए, छोटा पूछे बड़ा को उड़ाइए। आपको जब हम बेसिक पढ़ाएंगे उसमें फ्रैक्शंस चैप्टर है, जरूर पढ़ाएंगे, टाइम है उसमें, लेकिन इसको पहले सीख लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से 94 भी हो सकता है, आप देख लीजिए 94 भी। चौरानवे में कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज, सबसे पहले यह जानना होता है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका त्रिभुज क्या है, 3 साइड से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। उसमें बहुत से टाइप होता है, त्रिभुज 6 टाइप का होता है, 3 गो साइड से, 3 गो एंगल से। खैर उसकी चर्चा हम लोग एडवांस मैथ में भी करेंगे, मेंसुरेशन चैप्टर में भी करेंगे, लेकिन अभी जिसकी जरूरत है उसी के बारे में बात करें हम लोग। तो राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री का, उसी को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। सबसे पहले एक चीज आप लोग कंसेप्ट और सीख लीजिए, कभी भी कोई अगर देता है एक समकोण त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज बना दिया, अब हम लोग बच्चे नहीं, हम लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कोई भी चीज कोई पूछता है तो बहुत सोच समझ के जवाब देना चाहिए। जैसे इसी में अगर कोई पूछ देता है इसमें परपेंडिकुलर लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, बस तुरंत स्टूडेंट्स क्या कहता है, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। अब मान लीजिए अगर यही इंटरव्यू में जाते हैं, कह दिया इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। कारण ये कभी चेंज नहीं होता, चेंज यही दोनों होता है। अब आपने गया इंटरव्यू में या क्लास में या कोई सीनियर आपसे पूछ दिया, बिल्कुल वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? हम लोग तो बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, अरे जो खड़ा रहता है उसको लंब कहते हैं, जो बैठा रहता है उसको आधार कहते हैं, बोल चाल के भाषा में। लेकिन रियली में यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर थीटा मेंशन नहीं है। जब तक थीटा मेंशन न हो तब तक लंब और आधार के बारे में हम लोग को बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब मान लीजिए आपने कहा परपेंडिकुलर, तुरंत वो व्यक्ति क्या करेगा, लिख देगा थीटा। अब पता आपका गलती हो गया। तो इसलिए अगर कोई बिना थीटा दिए पूछता है कि परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, तो आप सबसे पहले बोलिए कि थीटा कहां पर है। जब तक थीटा के ज्ञान ना हो तब तक परपेंडिकुलर और बेस के बारे में चर्चा न करें। अब हाँ, यही अगर थीटा यहां पर रहता तो अब ये सही हुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन 94 में कहता है किसी समकोण त्रिभुज की सबसे समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में, अर्थात जो समकोण बनाता है वह हमेशा चेंज हो सकता है। ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो एक ट्रिपलेट टर्म पढ़ना है। ट्रिपलेट क्या होता है देख लीजिए, इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है। ट्रिपलेट, इसी को हम लोग रेशियो एंड आइडेंटिटीज कहते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होइएगा। पाइथागोरस थ्योरम किसको कहते हैं? अर्थात p² प्लस b² = h²। अर्थात जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या कहते हैं हम लोग? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। बहुत से ऐसा आप लोग देख सकते हैं। और जैसे 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर, या 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर। बहुत से ट्रिपलेट की बात है। तो अभी हमको इसके बारे में विचार करना है। तो देखिए एक लाइन में बन जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किसके बराबर?
13 के स्क्वायर के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5-12 के अनुपात में है। अर्थात अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग P को ही 5 मान ले, B को 12 मान ले, तो मेरा एज क्या जाएगा? 13 जाएगा। यह रेशियो होगा। या अगर इसको हम B माने, इसको P माने, इसको एज कहीं ये नहीं चेंज होगा। तो अब हमसे अगर हाइपोटेनस पूछता है तो हमको क्या देखना चाहिए? 13 के मल्टीप्लाई में देखना चाहिए। तो 13 के मल्टीप्लाई में देख लीजिए ऑप्शंस में कौन सा है। पहला ही ऑप्शन है 39। ये फर्स्ट कंडीशन से आप बना सकते हैं। और दूसरा टर्म क्या है कि अब इसका एरिया से निकाल सकते हैं आप लोग। जो एरिया दिया हुआ है 270, तो इसका एरिया होता है 1/2 और B इंटू P। अब इसका बराबर दिया हुआ है 270 दिया हुआ है, तो 1/2। अब मान लीजिए इसका जो बेस, जो भी समकोण बनाने वाला भुजा है, उसका अगर हम दे दें, ये 5a है और ये 12a से गुना किए हैं, तो 5a गुने 12a इक्वल टू 270। ये 6 बार में कट गया। a स्क्वायर इक्वल टू 6×5 = 9 आएगा। a का वैल्यू 3 आएगा। इसलिए 13 का वैल्यू क्या जाएगा? 13 का वैल्यू क्या जाएगा मेरा? 13 का वैल्यू 39, क्योंकि एज जो होगा वो किस रेशियो में होगा? 3a। इसी का मान पूछा है, इसलिए 39। एक लाइन में जो पहले बताए थे वैसे आप बना सकते हैं। तो इसलिए मेरा आंसर क्या जाएगा? 39। जो भी हो, अब यहां तक हम लोग आज भर इतना ही तक क्लास रहेगा। वीडियो पसंद आ रहा हो सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रॉब्लम्स क्लास 5th में देखेंगे 94 के आगे। थैंक्स।